हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज हम आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि हम वन शॉट में खत्म करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देता हूं। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, right, and I'm passed out from IIT Delhi. These are my all India rank in these respective exams, right, and I have produced many IITians under all India rank 100. बढ़ जाते हैं आगे। कुछ थोड़ा सा और बता देता हूं उससे पहले, पर एक कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। कोट ऑफ द डे क्या है आज का? लाइफ इज मोर देन वी लिव, कीप इंप्रूविंग। तो आप अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, एग्जाम के लिए बनाते रहिए, एग्जाम के लिए तैयार करते रहिए और ऊंचाइयां क्रॉस करते रहिए और सक्सेस पाते रहिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पे जाके वीडियो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक फ्रॉम ई लाइब्रेरी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और आप टेस्ट सीरीज को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जेई, नीट और सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई की टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं आगे और अपना चैप्टर को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आती है क्या, हेलो अल्केन और हेलो एल्कीन में क्लासिफिकेशन की बात। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से चलेगा भाई। एक्स जो है वो हैलाइड है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो की बात हो रही होगी, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। तो हेलो अल्केन क्या होते हैं भैया, आपको उसमें एक हेलो पार्ट होता है विच इज एक्स, और एक अल्केन होता है विच इज आर, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल हेलो अल्केन की, यानी कि उसमें क्या होगा, जो आर होगी वो अल्काइल चेन होगी, सिंपल सी बात है। तो हो सकता है जो हेलो ग्रुप हो वो एक हो तो उसको कहेंगे मोनोहेलाइड, दो होंगे तो डाइहेलाइड, तीन होंगे तो ट्राइहेलाइड, चार होंगे तो टेट्राहेलाइड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मोनोहेलाइड में फर्दर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, मोनोहेलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे इसको कहते हैं प्राइमरी क्या, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जैसे कि सी, एक कार्बन पे आपका एक ही एक्स लगा हो और जो कार्बन हो वो आपका एक कार्बन से जुड़ा हो, राइट। ये जो कार्बन है जिससे आपका हैलाइड जुड़ा है ये एक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक। तो बाकी सभी क्या होंगे इसके पर, एच एच ऐसा होगा, राइट। बढ़ जाते हैं 2 डिग्री वाले पे बात करते हैं। 2 डिग्री में क्या होगा, जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा होगा वो दो कार्बन से जुड़ा होगा भाई, इसको क्या बोलूंगा, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगले पे आ जाते हैं टर्शरी वाले पे। टर्शरी वाले में क्या होगा भाई, टर्शरी वाले में 3 वाले से जुड़ा होगा, जिसपे ये हैलाइड जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा फर्दर। तो ये वाला जो कार्बन है आपका कैसा है, 3 डिग्री है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर टर्शरी अल्काइल हैलाइड, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या होता है अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड की मैं बात कर रहा हूं भाई। अलाइलिक हैलाइड में बेसिकली क्या होता है, आपका जो कार्बन है, आपका जो कार्बन है जिसपे हैलाइड जुड़ा है, आपका जो कार्बन है जिसपे क्या जुड़ा है, जिसपे हैलाइड जुड़ा है वो सी डबल बॉन्ड सी से कनेक्टेड होगा। दिस इज योर अलाइलिक हैलाइड, राइट। यानी कि जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा है वो sp3 होगा और उसके बगल वाला कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन होगा, उस कार्बन से आपका क्या होगा, हेलोजन जुड़ा होगा। दिस इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। अगले पे आ जाते हैं जी, विनाइलिक हैलाइड पे आ जाते हैं। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, आपका जो कार्बन है, अच्छा ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, ये भी कैसा है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड में जो कार्बन है जिसपे आपका हेलोजन जुड़ा होगा वो आपका कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। दिस इज योर विनाइलिक हैलाइड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं अराइल हैलाइड पे। अराइल हैलाइड क्या कहता है, आपका जो हैलाइड है, आपका जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन किससे बना रहा हूं पहले भाई मैं,
पहले बना रहा हूं एल्कोहल से, राइट। और सबसे पहले किससे ट्राई कर रहा हूं भाई, HX डाल के ट्राई कर रहा हूं। HX क्या है, HCl, HBr, HI। तो मैंने क्या डाला, HX डाला। तो ROH में जो ये OH ग्रुप होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो पहले क्या करेगा, ये जो इसका लोन पेयर है, इस HX का H पॉजिटिव से रिएक्ट कर जाएगा और क्या दे देगा आपको, ROH2 दे देगा, ROH2 पॉजिटिव। नाउ OH जो OH जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, पर OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब ये निकल सकता है और आपको R पॉजिटिव दे सकता है, बशर्ते जो ये आपका जो कार्बोकैटायन बना है ये स्टेबल हो। और ये भी हो सकता है कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट भी हो जाए, अगर वो रीअरेंज करके अच्छा कार्बोकैटायन बन रहा है तो। अगर वो नहीं निकल रहा OH2 तो SN2 से जाएगा, आपका डायरेक्टली X नेगेटिव R से बैक साइड से अटैक करके RX दे देगा। अदरवाइज क्या होगा भाई, इस R पॉजिटिव से X नेगेटिव रिएक्ट करेगा और आपको RX देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो दोबारा से समझा देता हूं भाई मैं, ये जो ROH है ये HX से रिएक्ट कर रहा है और आपको ROH2 पॉजिटिव दे रहा है, ठीक। फिर इसमें से वाटर निकल जाएगा, आपका R पॉजिटिव बनेगा, जिसपे ये X नेगेटिव अटैक करके RX बनाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या बन गया, आपका हेलो अल्केन बन गया। और यहां पे जो कार्बोकैटायन बना है इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट होके आपका स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, 2 डिग्री या 3 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो उसमें वो पॉसिबिलिटी दिखेगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो जनरली 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, तो 3 डिग्री अगर बन रहा है तो जरूर कराइएगा रीअरेंजमेंट, ठीक है भाई। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा जी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा, ये जो पहला कार्बोकैटायन जब जो आपका OH हटके जो बनेगा आपका कार्बोकैटायन, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको ज्यादा मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं जी। इसी के बेसिस पे एक टेस्ट है विच इज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या करता है, आपकी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये क्या मिलके बनाते हैं, आपका ल्यूकास रिएजेंट बनाते हैं। ये ल्यूकास रिएजेंट है, ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट है जो आप डालोगे, किसमें डालोगे, अल्कोहल में डालोगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये किस मैकेनिज्म से, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई डिटेल में, SN1 मैकेनिज्म से क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म से ये रिएक्ट करेगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो होता क्या है, अगर आपके पास अल्कोहल है और वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्या बोल रहा हूं भाई मैं आपको, वो प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ROH 1 डिग्री है, राइट। तो क्या करेगा, वो इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके टर्बिडिटी या तो नहीं देगा या बहुत टाइम बाद देगा, जनरली 30 मिनट बाद देता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया जी। और अगर आपका अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल या तो 2 डिग्री अल्कोहल कहो या सेकेंडरी अल्कोहल कहो, अगर उसमें मैं ल्यूकास रिएजेंट डालता हूं तो वो टर्बिडिटी देगा। किसकी देगा भाई, ये RCl बना रहे हैं जी, RCl, ठीक है जी। आप हेलो अल्केन ही तो बना रहे हो ना, तो पहले वाले में भी आपको RCl मिलेगा जिसकी टर्बिडिटी मिलेगी, दूसरे वाले में भी आपको RCl मिलेगा जिसकी टर्बिडिटी मिलेगी, तीसरे वाले में भी आपको RCl मिलेगा। सिर्फ क्या होगा, OH हटके आपका क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, OH हटके Cl लग जाएगा। अब इसकी जो है वो मुझे टर्बिडिटी मिल रही है, इसकी जो है मुझे क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी मिल रही है। तो प्राइमरी में क्या होगा, टर्बिडिटी या तो नहीं मिलेगी या बहुत टाइम बाद मिलेगी, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी 5 मिनट बाद मिलेगी, यानी कि RCl बनेगा वो 5 मिनट बाद बनेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी मुझे इमीडिएटली मिल जाएगी, यानी RCl एकदम से बन जाएगा। अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये नॉर्मल अल्कोहल होने चाहिए, इनमें कोई भी रेजोनेंस से कार्बोकैटायन या तो ना बन रहा हो या स्टेबलाइज ना हो रहा हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा कार्बोकैटायन, तब क्या होगा, है तब क्या होगा भाई, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, आपकी टर्बिडिटी इमीडिएटली मिल जाएगी, एकदम से मिलेगी, यानी कि RCl आपका एकदम से बन जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली हो क्या रहा है मैं फिर से समझा देता हूं, अगर किसी को रिएक्शन नहीं समझ में आ रही है तो आपका ROH है, आप इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे हो तो आपको RCl मिल रहा है बस, और इस RCl की आपको टर्बिडिटी मिल रही है,
जो कि 1 डिग्री में बहुत धीरे मिलती है, 2 डिग्री में 5 मिनट बाद, और 3 डिग्री में आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। यही डिसाइड कर रहा है, यही बता रहा है कि आपका मैकेनिज्म कौन सा जा रहा होगा, SN1 जा रहा होगा, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बढ़ जाते हैं आगे भाई, आगे बढ़ जाते हैं जी। चलिए जी, अल्कीन से बनाएंगे। हम क्या करेंगे जी, अल्कीन से बनाएंगे। फ्रॉम हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन से मैं कैसे बनाऊंगा, अल्कीन से मैं हेलो अल्कीन कैसे बनाऊंगा, राइट। तो आपको ये अल्कीन दे रखा है, X2CCl4 से मैं रिएक्ट करा रहा हूं, X2 जैसे कि Br2CCl4, Cl2CCl4। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या होगा भाई, जब मैं इससे ट्रीट कराऊंगा तो आप देखोगे ये डबल बॉन्ड को खोलना पड़ेगा। डबल बॉन्ड खोलोगे तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, है ना। डबल बॉन्ड खोलोगे तो यहां पे टर्मिनल पे नेगेटिव और यहां वाले पे क्या आ जाएगा भाई, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप ध्यान देना भाई, 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोएनायन स्टेबल होता है। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो स्टेबल है। अगर मैं यहां पे नेगेटिव बना दूं और यहां पे पॉजिटिव बना दूं तो ये वाली सिचुएशन स्टेबल नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। तो आप इसी तरीके से डबल बॉन्ड को खोलना, जहां पे आपका कार्बोकैटायन जो बने वो कैसा बने, स्टेबल बने। तो एक एक्स इस साइड लगा दो, एक एक्स इस साइड लगा दो, क्योंकि दोनों ही एक्स थे इस वजह से। तो एक एक्स इस साइड लगा दिया, एक एक्स इस साइड लगा दिया। अगर आपका Br2CCl4 होता तो Br2 का कलर होता है जी, कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और ये रिएक्ट करके Br2 खत्म हो जा रहा है, यानी कि आपका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, राइट। और ये कब हो रहा है, जब यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो यानी कि Br2CCl4 जो रिएजेंट है वो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। अगर वो रिएक्ट कर रहा है, अगर वो डीकलराइज हो रहा है, अगर उसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे भाई। नेक्स्ट रिएक्शन, X2 के साथ मैंने इस बार सोलवेंट CCl4 नहीं लिया, इस बार वाटर लिया है। तो ये पहले आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे और आपको देंगे HOX। और HOX में आप देखेंगे जो X है आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH जो है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया जी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसा ऐसा, राइट, ऐसा कुछ इस तरीके से। छोड़ देते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, X पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। अब मुझे दोनों क्या है, अलग अलग चार्ज वाले हैं, तो क्या होगा भाई, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ऐड होंगे। तो ये इस तरीके से खोलूंगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव वाले पे कौन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला ले आइए, और नेगेटिव वाले पे कौन ले जाइए, पॉजिटिव चार्ज वाला ले जाइए। आपको पता लग जाएगा आपको किस तरीके से एडिशन कराना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये बन जाएगा क्या, आपका प्रोडक्ट। ये आ चुका है जी, ये आ चुका है सवाल, ये आ चुका है CBSE में सवाल। तो ध्यान रखें भाई, ध्यान रखें। बढ़ जाते हैं आगे। अगला, फ्रॉम हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। आप क्या कर रहे हो, आप HX से रिएक्ट करा रहे हो अगेन, जैसा हमने पहले कराया था, नहीं, और अल्कीन में करा रहे हो, अल्कोहल में इस बार नहीं करा रहे। तो ध्यान रखना भाई, अल्कीन से मैं बना रहा हूं क्या, हेलो अल्केन, और कैसे कैसे करा रहा हूं, HX से ट्रीट करके करा रहा हूं। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। जब भी मैं सिंपल HX ऐड कराऊंगा, HX जैसे कि HCl, HBr और HI, ये तीनों ही मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, जो आपका डबल बॉन्ड है उस पे 2 कार्बन है, जिसपे कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, मान लो इस पे मैं मान लेता हूं 1 हाइड्रोजन लगा दिया तो इससे ज्यादा है ना। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां आपका हाइड्रोजन आएगा और दूसरी साइड आपका X आएगा। बस सिंपल ये रूल फॉलो करना है, इसी को कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। अब करते हैं भाई, ये डबल बॉन्ड है, मैंने पहले भी कैसे खोला था, इसी तरीके से खोला था। कैसे, इस साइड खोलूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यही आपको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आपने जैसे ही HX था, HX में जो बंदा पहले अटैक करने आएगा वो क्या होगा, H पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को लेगा। आपका क्या बन गया, RCH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड खुल गया। तो यहां पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे H आ जाएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूं। और ये वाला हाइड्रोजन आपका आया है,
राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है मेरा, ये रीअरेंज हो सकता है अगर यहां पे पॉसिबिलिटी आए, यानी कि इससे भी अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है रीअरेंज होके, या तो हाइड्राइड शिफ्ट से या फिर मिथाइल शिफ्ट से। क्या कह रहा हूं, या तो हाइड्राइड शिफ्ट से या फिर मिथाइल शिफ्ट से, तो आप जरूर करवाइएगा। ऑल्दो हम इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, बस यहां पे बताया कि यहां पे पॉसिबिलिटी है। फिर क्या करेगा भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज बना यहां पे ये X नेगेटिव अटैक करेगा और आपका क्या आ जाएगा RCHX CH3। तो ये आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा माइनर भी बन रहा है क्या, माइनर क्या बनेगा, माइनर इसका उल्टा हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्कोनिकोव रूल वाला प्रोडक्ट। यही तो कह रहा था ये मार्कोनिकोव रूल। H वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो डबल बॉन्ड के अराउंड इस पे हाइड्रोजन 2 है, इस पे 1 है, तो इस पे हाइड्रोजन आ गया, इस पे X आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, मार्कोनिकोव रूल से आया मेजर प्रोडक्ट। अच्छा माइनर क्या बनेगा, इसका उल्टा, उल्टा लगा दो भाई, उल्टा लगा दो भाई, उल्टा लगा दो। यहां पे क्या H, यहां पे क्या X, तो ये क्या बन गया आपका माइनर। तो ये ध्यान देना है भाई, ये ध्यान देना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, आप अगर ऊपर जितने भी अभी हमने मेथड पढ़े हैं उनसे जनरली फ्लोरो अल्केन और आयोडो अल्केन की हम प्रिपरेशन नहीं कराते, उनके लिए हम स्पेशल रिएक्शन लिखते हैं, उनके लिए स्पेशल रिएक्शन को यूज करते हैं। फ्लोरो अल्केन के लिए हम रिएक्शन यूज करते हैं स्वार्ट्स, और आयोडो अल्केन के लिए हम रिएक्शन यूज करते हैं फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन। ठीक है जी, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फ्लोरो अल्केन के लिए स्वार्ट्स और आयोडो अल्केन के लिए फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहती है, जो भी RX है मैं ले लूंगा, RX में X जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। उसमें मैं क्या डालूंगा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, जैसे कि AgF डाल दूं, SbF3 डाल दूं, COF3 डाल दूं, Hg2F2 डाल दूं, राइट। ये जैसे ही इनसे ट्रीट कराऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लोरो अल्केन या फिर RF मिल जाएगा। करना क्या है, सिर्फ X को हटाना है, F को लगाना है, X को हटाना है, F को लगाना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्या है भाई, फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन, यानी कि मुझे क्या करना है, X को हटाना है, I को लगाना है ना। X को हटाओ, I को लगाओ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन में क्या होता है भाई, X को हटाओ, I को लगाओ। तो RX को NaI से एसीटोन एज अ सोलवेंट, DMSO एज अ सोलवेंट। एसीटोन क्या होता है भाई आपका CH3, ये आपका हो गया एसीटोन, और DMSO क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, CH3S, ये। ठीक है जी, दोनों ही कैसे हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है। इनकी प्रेजेंस में आप क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे तो X हटेगा, I लगेगा, RI आ जाएगा, और बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, NaX। अभी जो NaX है एसीटोन और DMSO में इनसोल्यूबल है, ये बाहर निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या होगा, क्लोरो अल्केन से या ब्रोमो अल्केन से मैंने क्या बना दिया भाई, आयोडो अल्केन बना दिया। इसी को क्या कहते हैं, यही रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन। तो कभी भी आपको आयोडो अल्केन बनाना हो तो आप इस रिएक्शन को यूज करें। बढ़ जाते हैं भाई आगे। अगला क्या कह रहा है भाई, फ्रॉम एल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट, यानी कि एल्कोहल से ही मैं बनाऊं, क्या बनाऊं, हेलो अल्केन बनाऊं, पर मेरी रीअरेंजमेंट ना हो, बस OH हटे, क्या हो भाई, बस OH हटे जिस भी कार्बन से, उसी कार्बन पे आपका क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या रिएजेंट ले सकता हूं मैं, इसमें ले सकता हूं SOCl2 जो कि डार्जन्स प्रोसेस यूज करेगी, PX3 यूज कर सकता हूं, PX3 नहीं कर रहा तो उसकी जगह रेड फोस्फोरस X2, ये मिलके यही बनाता है भाई PX3, ठीक है जी, और या फिर PX5 जैसे कि PCl5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
तो अब वन बाय वन देख लेते हैं भाई कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, SOCl2 वाले की। इसको कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ये क्या है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है RCl के लिए, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है RCl के लिए। क्या होगा भाई, ROH इससे SOCl2 से रिएक्ट करा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है भाई। क्या होगा जी, इससे क्या होगा, आपका जो ये R है ये Cl ले जाएगा, आपका जो H है वो Cl ले जाएगा, बचा क्या, ये बीच वाला अलग हो जाएगा। तो बीच वाला क्या है, SO2, HCl आपका अलग हो गया और आपका RCl क्या कर गया, प्रोड्यूस हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस SOCl2 को क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन है। यहां पे क्या होगी, मैकेनिज्म लिख देता हूं भाई मैं, वैसे ऐसे जरूरत नहीं है, SNI मैकेनिज्म से ये प्रोसेस होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे बना, RCl बन जाएगा। अच्छा, ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों है, बेस्ट मेथड क्यों है भाई इस RCl को बनाने के लिए, क्योंकि ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, तो सिस्टम से आसानी से निकल जाएगा और मुझे RCl अपने आप मिल जाएगा। इन तीनों को सेपरेट करने के लिए मुझे कोई एडिशनल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं अगले पे, बहुत बढ़िया जी। मैं अच्छा दूसरी चीज भाई, मैं इनके मैकेनिज्म पे ज्यादा घुस नहीं रहा भाई, राइट। क्या SOCl2 का मैकेनिज्म किस तरीके से करना है, क्योंकि हम अभी बोर्ड्स के लिए क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब हम जेई के लिए बात करेंगे या नीट के लिए बात करेंगे तो हम डेप्थ में भी जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले वाले पे देख लेते हैं, ROH की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन PCl3 से या PX3 से, है ना। तो मैं 3 ROH ले रहा हूं और यहां पे क्या ले रहा हूं, PXX। अब होगा क्या भाई, यहां पे इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, ये 3 ROH के मॉलिक्यूल एक PX3 के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देंगे भाई, आपको देंगे क्या, ये देंगे आपको 3 RX, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और ये P इन 3 OH के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 3 H है उसमें, एक P है और 3 O है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर H3PO3। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा एज सच, आपने अगर P ब्लॉक पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगी, क्या बन जाएगा, एक O यहां आ गया, एक O यहां, जो बचा HH लगाते जाइए, राइट। ये होगी क्या, H3PO3 की स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। बढ़ जाते हैं आगे। अगर PX3 नहीं ले रहा तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2 ले लूंगा, वो मिलके यही बनाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर PCl5 के साथ ना, ROH PX3, इसके साथ 2 X जुड़े हुए हैं। इस तरीके से कर सकता हूं रिएक्शन। क्या होगा भाई, क्या होगा, ये HX अलग हो जाएगा, ये RX अलग हो जाएगा, बचा क्या आपका, RX अलग, RX बन गया, HX बन गया, प्लस POX3 भी बन गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। ये ध्यान रखना है भाई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। बढ़ जाते हैं आगे भाई। नेक्स्ट इज अलाइलिक और बेंजाइलिक में सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं। अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड बनाना चाह रहा हूं। अलाइलिक और बेंजाइलिक में सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं, ठीक है जी। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करूंगा किससे, हैलोजन से। अगर क्लोरीनेशन यानी क्लोराइड ऐड करना है तो ये वाले रिएजेंट लूंगा। पहला रिएजेंट क्या है भाई आपका, पहला रिएजेंट है Cl2H। ये क्या देगा आपको, Cl रेडिकल। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा भाई, लिख देता हूं। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहला आ गया Cl2H, Cl रेडिकल देगा, बहुत बढ़िया। Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड, Cl रेडिकल देगा ये भी। अच्छा, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड Cl, ये क्या है भाई आपका, ये है और ये है, तो ये भी Cl रेडिकल देगा। अच्छा, ये Cl2 लो कंसंट्रेशन में, उसके साथ H, ये क्या देगा, Cl रेडिकल। कैसे पता लगाऊंगा भाई, या तो टेम्परेचर हाई दे रखा हो या फिर आपको H दे रखा हो, तो आपका रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। देखिए यहां भी दे रखा है H, और या फिर कुछ ऐसा सा दे रखा हो, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड Cl, ये वाला आप याद रखिएगा।
ये किसके लिए यूज होंगे? क्लोरीनेशन के लिए। ब्रोमिनेशन के लिए क्या क्या यूज होंगे? सेम HNO यूज कर लो। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड कैसा दिखता है भाई? ऐसा दिखता है। किसमें काम आता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में काम आता है। क्या ऐड कराने के लिए काम आता है? Br रेडिकल के ऐड कराने के लिए काम आता है। क्या करेगा भाई? H को हटा के Br लगा देगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और Br2 के साथ लो कंसंट्रेशन HNO, अगेन HNO आया तो Br रेडिकल आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अब हो कैसे रही है रिएक्शन, तो मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। CH3CH Cl2 डाल रहा हूं HNO की प्रेजेंस में, क्या देगा? Cl रेडिकल। अब इसमें देखिए रेडिकल कहां स्टेबल बनेगा? जो अलाइलिक है वहां पे स्टेबल बनेगा। कैसे? ये आया, H हटा दिया हमने, ऐसा कुछ आया, और ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? इसकी रेजोनेंस आपने कर ही रखी है, ये बन जाएगा, राइट। ये क्या है? दोनों स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो क्या हो जाएगा? H हटके Cl लग जाएगा। क्या बनेगा आपका? CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक में देख लेते हैं भाई, बेंजाइलिक में देख लेते हैं। ऐसा अगेन अब देखोगे आप इसको थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इतने पोर्शन को देखूं तो ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन है, उस पे H है, तो वही वाली ये वाली सिचुएशन ही आ गई आई गेस, है ना? यही वाली सिचुएशन आ गई। अब मैं इसमें Cl2HNO डालूं तो क्या होगा भाई? तो ये बना देगा ये। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, आगे बढ़ जाते हैं जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन की। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन की बात करूं तो उसमें मैं जनरली बात करूंगा पहले मैकेनिज्म की, और उसमें भी कौन से मैकेनिज्म की? पहले SN1 की करूंगा और SN2 की करूंगा, राइट। बेसिकली जो अल्काइल हलाइड होते हैं, RX जो होते हैं, वो आपके दो तरह की रिएक्शन को फॉलो करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो, उसमें चार तरह के मैकेनिज्म आपको दिखेंगे। पहले दिखेगा आपको SN1, SN2, SNI और NGP, और एलिमिनेशन में आपको दिखेगा E1, E2, EI एंड E1CB। ठीक, तो मैं इन सभी को डिटेल में यहां पे तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आप जब जेई और नीट की क्लास लेंगे उसमें मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसके बारे में बात करूंगा, जैसे कि मैकेनिज्म SN1 और SN2 की। सिंपल सी बात है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम पढ़ भी उसी के लिए रहे हैं अभी, ठीक जी। तो पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों मैकेनिज्म कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। कैसे कैसे भाई? ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। होता क्या है? RX जो है न्यूक्लियोफाइल से अटैक करके RNU देगा और X नेगेटिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल सी बात ये है। अब ये दो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, एक यूनिमोलिकुलर, अगर यूनिमोलिकुलर होता है तो उस मैकेनिज्म को कहता हूं SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, ओके। और अगर दो बंदे यानी कि ये दोनों ही आपके इन्वॉल्व हैं रेट में, तो बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म होगा, जिसका नाम क्या होगा? SN2 या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं आगे भाई। अगला क्या है आपका? SN1 मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं। SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। इसमें 2 स्टेप होंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। देख लेते हैं क्या स्टेप होते हैं। आपका जो RX है वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा, बट होगा क्या?
स्टेप में आपका कार्बोकैटायन जनरेट होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। ठीक भाई, और फिर इस कार्बोकैटायन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है जी। अब पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो आपका RX बॉन्ड है ये टूट रहा है, आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, सिंपल सी बात ये है। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा होता है, नेगेटिव। ये पहले RX बॉन्ड टूट रहा है तो इस पे R कंप्लीट पॉजिटिव और X नेगेटिव आ जाएगा। अगर इस R पॉजिटिव में कहीं पे रीअरेंजमेंट की वजह से और स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो तो रीअरेंजमेंट करवाऊंगा, रीअरेंजमेंट हो सकती है इफ पॉसिबल। और दूसरी चीज, ये जो स्टेप 1 होता है ये आपका स्लो होता है, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड क्या कर रहा है, टूट रहा है, इसलिए ये स्लो है। और इसी यही स्टेप क्या होता है आपका, यही वाला स्टेप क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना इस पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपको क्या देगा, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या क्या भाई, क्या क्या भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। बहुत बढ़िया जी। कार्बोकैटायन बना था, क्या हुआ था भाई आपका, पहले स्टेप में RX से R पॉजिटिव बना था, दिस इज योर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट से अलग होता है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो SN2 मैकेनिज्म में बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो 10⁻⁻15 सेकंड के लिए ही रहता है। इंटरमीडिएट जो होता है वो 10⁻⁻6 सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पहले में क्या होता है भैया, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो RDS होगा, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि वो कैसा है, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही क्या करते हैं, रेट को डिसाइड करते हैं। बहुत बढ़िया जी। अगला, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन पे अगर मैं करूं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन पे करूं तो RI वाले का रेट ज्यादा होगा देन RBr वाले का, देन RCl वाले का। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि I का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो I का टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो रेट उसका ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अगला, रेट ऑफ रिएक्शन अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या होगा भाई, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बोकैटायन की वो ज्यादा अच्छा रेट देगा। सिंपल सी बात है। यानी कि 3 डिग्री का रेट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो अगर 3 डिग्री बन रहा है तो उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा देन 2 डिग्री वाले का, देन 1 डिग्री वाले का, देन सिर्फ मिथाइल वाले का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर मुझे रेट लिखना हो तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप पे। और स्लोवेस्ट स्टेप क्या है आपका, स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो आपका क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है RX टूट के R पॉजिटिव का बनना। इसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, तो यानी कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, अगर रेट कांस्टेंट लू तो रेट डिपेंड करेगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मैंने एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड करा तो इसका ऑर्डर क्या आया, 1 आया, यानी इसकी पावर क्या आई, 1 आया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो रेट कैसे लिखा, रेट इक्वल टू K RX की पावर 1। तो अगर इसकी पावर 1 आई है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके, तो मेरा ऑर्डर क्या होगा, मेरा ऑर्डर 1 होगा। दूसरा, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने हैं, एक, तो मोलिकुलैरिटी क्या होगी, 1 होगी। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस रिएक्शन को कौन से, किस तरह के सोलवेंट जो है वो फेवर करते हैं, इस रिएक्शन को फेवर करते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ऐसे सोलवेंट जिसमें O से H जुड़ा हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज, किस तरह के न्यूक्लियोफाइल चाहिए भाई इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि कवर्ड न्यूक्लियोफाइल, कवर्ड न्यूक्लियोफाइल, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जनरली जो है सोलवेंट ही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। दिखेगा, इस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, अगले वाले पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें आपने न्यूक्लियोफाइल डाला तो क्या होगा, अगर सेम साइड से X हटके सेम साइड पे न्यूक्लियोफाइल लग जाए, इस प्रोडक्ट को कहता हूं रिटेंशन, यानी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन रह गई।
और अगर जिस साइड से एक्स हटा है उसके विपरीत, उसके उल्टी, उसके अपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो उसको कहता हूं इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। अब होता क्या है, पहले मेरा इसमें कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन कैसा होता है, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी बराबर अटैक कर सकता है, तो इसलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। बट इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलता है, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट आपको कम मिलता है, राइट? जैसे कि दोनों 50-50, दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% की है, पर इन्वर्जन वाला ज्यादा मिलता है, रिटेंशन वाला कम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस साइड से एक्स हटेगा वो दूर नहीं जाएगा ज्यादा, वो इसी के पॉजिटिव चार्ज के पास रहेगा, तो इधर से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, राइट? तो रिटेंशन वाला जिस साइड से एक्स निकल रहा है उसी साइड से एक्स लगना, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेजर मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये थोड़ा सा कम, तो 51 और 49%, ऐसा भी हो सकता है 48 या 52, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी कर सकता है, राइट? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक टर्म आपको देखने को मिलेगी बार बार जो क्वेश्चंस में आएगी, एनांशियोमेरिक पेयर। एनांशियोमेरिक पेयर किसे कहते हैं? जिसमें आपका रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों ही क्या हो, 50-50% हो। और जब ऐसा होगा तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी है, इसके साथ क्या कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसको क्या कहूंगा मैं, 100% रेजमाइजेशन कहूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली होता क्या है मैं समझा देता हूं। एक आपके पास ट्यूब होती है भाई, इसमें आप अपना सॉल्यूशन रखते हो और यहां पे आप क्या करते हो, एक लाइट का सोर्स लेते हो, इस लाइट के सोर्स को एक स्लिट से पास करते हो, और जैसे ही स्लिट से पास करते हो तो जो ये लाइट चारों डायरेक्शन में जा रही थी अब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी। मान लीजिए कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये ऐसे, पहले सारी डायरेक्शन में थी, अब सिर्फ ऐसे जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जब मैं इस सॉल्यूशन से पास करता हूं तो या तो ये लेफ्ट में जा सकती है या ये राइट में जा सकती है। अगर ये लेफ्ट में जाती है तो ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर पड़ा होगा वो लीवो रोटेटरी होगा, और अगर राइट में जाती है तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वो प्लेन पोलराइज लाइट को, ये जो लाइट थी, ये प्लेन पोलराइज लाइट को कितना लेफ्ट या कितना राइट में लेके जाता है। अगर दोनों ही 50, मान लो कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें लीवो रोटेटरी भी 50% था और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी 50% था, तो ये वाला जो लाइट लेफ्ट में जाना था और ये राइट में जाना था, ये कुछ भी नहीं होगा, ये क्या करेगा, सेम जैसी इधर थी वैसे ही लाइट इधर आने लगेगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यही हो रहा है भाई, यही हो रहा है 100% रेजमाइजेशन में, आपकी लाइट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी ही नहीं, और इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। किसी एक का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई। जब क्या होगा, दोनों 50-50% होंगे, यानी कि दोनों कुछ इस तरीके से होंगे, ये भी 50% मिल जाए आपको, ये भी 50% मिल जाए। देखिए दोनों सेम ही तो है, बस पोजीशन अलग है न्यूक्लियोफाइल की। एक आर है तो दूसरा एस है। मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा भाई यहां पे कंफ्यूज करने के लिए, राइट? बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है जी, अगला आगे बढ़ जाते हैं जी। नेक्स्ट इज योर SN2 रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन या फिर SN2 रिएक्शन और SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं। RX जो है दूसरा जो मैकेनिज्म शो करता है वो क्या है, SN2 मैकेनिज्म, जो कि आपकी किताब में भी है। तो RX जो है न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा। अब होगा क्या, इस केस में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, यहां पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नहीं आ रही, यहां पे कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कैसे करेगा, ये क्या करेगा भाई, आगे से ना अटैक करके बैक साइड से अटैक करेगा।
बैक साइड से अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखिए वहां पे इंटरमीडिएट बन रहा था, यहां पे क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो कम है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, 10⁻⁻15 सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है, अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है। अब हो क्या रहा है भाई, ये जैसे जैसे ये मान लीजिए Rx है आपका, ये Rx है, ठीक। अब क्या हो रहा है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहिए था। हेलो मान लीजिए ये Rx है ना, ये Rx है, इसको इधर रखता हूं, ये Rx है आपका, और ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आगे से भी आ सकता था, पीछे से भी आ सकता था, पर क्योंकि यहां पे ही ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए ये वाला बंदा क्या करेगा, घूम के ही आएगा, ठीक। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पीछे से आएगा, अटैक करेगा, पीछे बिल्कुल एकदम 180 डिग्री अटैक होगा भाई, याद रखना 180 डिग्री से अटैक करेगा। जैसे जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, जैसे जैसे ये इसके करीब आने लगेगा, ये निकलने लगेगा। यानी कि एक नया बॉन्ड तो बन रहा है, और एक बॉन्ड जो है, जो बना हुआ था, वो क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। बहुत बढ़िया जी। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अपना बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये Rx के बॉन्ड को तोड़ रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन जहां पे ये बॉन्ड टूटने ही वाला हो, जहां पे ये बॉन्ड बनने ही वाला हो, उस पोजीशन को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी ट्रांजिशन हो रहा है, बस ये निकल जाएगा, ये आ जाएगा, और जैसे ही अगले स्टेप पे मैं जाऊंगा, मेरा R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और X नेगेटिव क्या हो जाएगा, मेरा अलग हो जाएगा, या फिर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, और ये पूरा एक स्टेप में हो रहा है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ट्रांजिशन स्टेट में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, Rx भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, यानी कि दो बंदे इन्वॉल्व हैं, और दो बंदे इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको क्या कहता हूं, बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन कहता हूं। तो कैसी रिएक्शन है भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सब्स्टिट्यूट अटैक कर रहा है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, राइट। और दो बंदे इन्वॉल्व है ट्रांजिशन स्टेट में, यानी कि नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सिंबल क्या आया, SN2। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली चीज, ट्रांजिशन स्टेट बनती है भाई, इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा, और ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होती है। दूसरा, ओनली वन स्टेप है, ओनली सिंगल स्टेप है, और वही स्टेप कैसा होगा, फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उसी स्टेप से क्या करूंगा, रेट को डिसाइड करूंगा, ठीक है जी। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, अगर हेलोजन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगेन RI, RBr, RCl, RF, RI का सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ऐसा क्यों, I जो है वो निकलने के बाद स्टेबल है, I जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, I जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ा रहा है, RI का बॉन्ड जो है वो सबसे लंबा है, तो RI में I जो है वो टूट जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल। मुझे ऐसा अल्काइल चाहिए जिसमें जो मुझे अटैक करने दे। देखिए जी, अगर तीनों हाइड्रोजन है और एक X है, और अगर तीनों मिथाइल हैं और एक X है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो उसको अटैक करने के लिए कौन दिक्कत नहीं देंगे, हाइड्रोजन नहीं देंगे। पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो यहां पे ये जो CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसको घुसने ही नहीं देगा, इस कार्बन पे अटैक करने ही नहीं देगा, बैक साइड से अटैक पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, यानी ये वाला नहीं होगा और ये वाला होगा। यानी जिस केस में हिंड्रेंस मुझे कम मिलेगी वो वाली चीज हो जाएगी, जिस केस में मुझे हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगी वो वाली चीज नहीं होगी। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन कम। रेट ऑफ रिएक्शन अगर ज्यादा चाहिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस मुझे क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि 1 डिग्री में सबसे कम हिंड्रेंस मिलती है मुझे, तो 1 डिग्री में क्या होगा, रेट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, रेट किस पे डिपेंड करेगा भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, दोनों, Rx और न्यूक्लियोफाइल। तो रेट कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू K, Rx की पावर एंड न्यूक्लियोफाइल की पावर समथिंग।
एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि इसकी पावर 1 आई और इसकी पावर भी क्या आई, 1 आई। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो रेट क्या हो जाएगा मेरा, रेट इज इक्वल टू के आर एक्स की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर 2 आ जाएगा। मोलिकुलैरिटी जितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल हैं इन्वॉल्व रिएक्शन में कितने हैं, 2 हैं। तो आर एक्स और न्यूक्लियोफाइल मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, 2। अच्छा जी आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। कौन सा सोल्वेंट फेवर करेगा रिएक्शन को, फेवर करेगा पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे भाई, अभी सोल्वेंट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। अच्छा जी, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए मेरे को न्यूक्लियोफाइल चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए भाई इस केस में, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल को कैसे डिसाइड करते हैं ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और वीक न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसमें चार्ज डेंसिटी कम होगी। अच्छा एग्जांपल के तौर पे ये आई नेगेटिव क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि वाटर में क्या है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये कवर्ड है, ये जनरली कवर्ड होंगे भाई, और ये जनरली कैसे होंगे मेरे, कवर्ड नहीं होंगे, नॉट कवर्ड। कवर्ड इन द सेंस यहां पे कोई ना कोई काउंटर आयन होगा, यहां पे काउंटर आयन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वीक कैसा होगा, ROH एल्कोहल, और RO नेगेटिव मेरा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सी बात है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। बढ़ जाते हैं आगे भाई, अभी थोड़ी देर में सॉल्वेंट की बात करेंगे, उससे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन की बात करता हूं। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक हो रहा है, सिंगल स्टेप हो रहा है, कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो बैक साइड अटैक हो रहा है। तो हमेशा प्रोडक्ट कैसा मिलेगा मेरे को, ये X जहां से निकलेगा उसके अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, 100% इन्वर्टेड, 100% इन्वर्जन होगा। और कैसा इन्वर्जन होगा, उसको वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो ये 100% है जी, 100% है। अगर ये R था तो ये मेरा क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, अगला जी इफेक्ट ऑफ सोल्वेंट। तो सोल्वेंट से पहले बात करते हैं, सोल्वेंट किस किस तरह के होते हैं। सोल्वेंट होते हैं 2 तरह के, एक नॉन पोलर और एक पोलर। नॉन पोलर सोल्वेंट वो होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट कैसा हो, 0, और पोलर सोल्वेंट वो होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। अच्छा नॉन पोलर सोल्वेंट जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 ऐसे कौन कौन से हैं, आपका बेंजीन, आपका CS2, आपका CCl4, इन सभी में क्या है, आपका डाइपोल मोमेंट कैसा है, 0। पोलर सोल्वेंट 2 तरह का होगा, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक। ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और ये है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। अब इनको तो हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इनमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा भाई, हमारा जो ऑक्सीजन है H से जुड़ा होगा जनरली, जैसे कि ROH, एग्जांपल के तौर पे वाटर, ROH और RCOH, तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा जी, ये किसको फेवर करते हैं, ये SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ये सोल्वेशन और हाइड्रेशन करेंगे किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है जी। और उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल की कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा वीक हो जाएगा, और वो किसको फेवर करेगा, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, खुद ही जाके अटैक करे, RX में खुद ही जाके अटैक करे, तो क्या हो जाएगा, एक्ट एज वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये कैसे होते हैं, देखिए किसी पे भी चार्ज नहीं दिख रहा होगा, ये कवर्ड कवर्ड कवर्ड, तो ये क्या है भैया, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं। बढ़ जाते हैं आगे, क्या करेंगे भाई न्यूक्लियोफाइल के साथ, उसकी चार्ज डेंसिटी को कम कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की जो टेंडेंसी है
रिएक्ट करने की, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी वीक हो जाएगी। अच्छा आगे आ जाते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ऑक्सीजन से H नहीं जुड़ा होगा। याद रखने का तरीका कैसे, एसीटोन, ये एसीटोन है भाई, देख लीजिए O पे H नहीं है, ये इथर, इथर यूज कर सकता हूं मैं पोलर एप्रोटिक में, इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता भाई। अच्छा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, N पे 2 CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और H है, ये है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, राइट। नेक्स्ट इज योर DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, S डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल और ये मिथाइल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। किसको फेवर करते हैं भाई, SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। कैटायन का तो सोल्वेंट करेंगे, सोल्वेशन करेंगे, एनायन का सोल्वेशन नहीं करेंगे, एनायन को रिपेल करेंगे, एनायन चार्ज ही रहने देंगे, एनायन जो है अटैक करने के लिए छोड़ देंगे, राइट। तो एनायन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और फ्री हो जाएगा तो अटैक करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब करते क्या है, न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसलिए ये उसकी स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाते हैं। कैसे करते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ा देते हैं, चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, किसके, न्यूक्लियोफाइल के। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये था क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बढ़ जाते हैं भैया आगे, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, किसकी, अल्काइल हलाइड की, राइट। तो RX है, RX पे कुछ हमने रिएजेंट डाले हुए हैं। आपको ऑर्गेनिक को पढ़ना भी इस तरीके से ही चाहिए कि आप एक साइड सबस्ट्रेट लिख लें, उसके रिएजेंट लिख लें, और आप बार बार प्रोडक्ट बना के देखें कि आपका काम होता है या नहीं होता। जेई मेंस में भी इसी तरीके से सवाल आ रहे हैं, नीट में भी इसी तरीके से सवाल आ रहे हैं, और बोर्ड में भी इसी तरीके से सवाल बहुत सारे आए हैं। तो आपको इसी तरीके से ऑर्गेनिक को पढ़ना चाहिए, आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। RX की रिएक्शन में KCN से करा रहा हूं, K पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा भाई, ये CN नेगेटिव जाएगा, इस X को रिप्लेस कर देगा। कैसे करेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCN, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, जब AgCN से रिएक्ट करता है तो AgCN कोवलेंट होता है। Ag जो है इस तरीके से बॉन्डेड है, और यहां पे जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का फ्री है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके अटैक करेगा भाई, और इस X को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, RNC। अच्छा, इसमें Ag पे पॉजिटिव है और CN पे नेगेटिव था, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, KNO2 में देखेंगे तो K पे पॉजिटिव है, ONO, ONO, ये इस तरीके से जी, ठीक। तो इसका ऑक्सीजन फ्री है अटैक करने के लिए, तो ऑक्सीजन ही रिएक्ट करने जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O, RONO बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, AgNO2 में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करने जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये RNO2। ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई है। चलिए अब सारी देख लेते हैं सब में क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया जी, तो ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये एनसीईआरटी की ही है, और इसको आपको बाय हार्ट याद करना है। क्या है भाई, क्या है, ये रिएजेंट है जो मैं RX में डालूंगा, RX से रिएक्ट कर रहे हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, RX से रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, और इनमें जो अटैक करने जा रहा है न्यूक्लियोफाइल वो ये है, जैसे NaOH में या KOH में OH नेगेटिव अटैक करने जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक। और ये क्या करेंगे, ये सभी इस X को रिप्लेस कर देंगे, ठीक भाई, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, और उसका जो क्लास है, जैसे कि ROH बना तो वो अल्कोहल है, तो वो यहां लिखिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो है वो आपको बता देता हूं। सपोज कि आपने क्या लिया, RX लिया, RX में क्या डाला, NaI, ये डाला आपने, ठीक। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, I नेगेटिव। अगर नहीं पता, आप सोच रहे हो कैसे याद रखेंगे, तो Na पे पॉजिटिव होता है, I पे नेगेटिव, तो ये I नेगेटिव क्या करेगा, इस X को रिप्लेस कर देगा, आपका क्या बन जाएगा, Ri प्लस में NaX। आपने पढ़ा भी था जी, आपने पढ़ा भी था, X हटाओ I लगाओ, X हटाओ I लगाओ, फ्रिंकलिंस्टीन रिएक्शन एसीटोन में होती है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगली देखते हैं भाई, अगली H2O, न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, H2O ही है। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा,
ये RX है, H2O ऐसा होता है, इसमें जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के वो जाएंगे, X को रिप्लेस कराएंगे। या फिर इसको ऐसे याद रखो भाई, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रख लो, इस तरीके से लिख लोगे आपको फायदा होगा। HOH लिखेंगे तो इस पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, तो OH जाएगा, OH क्या करेगा, इस X को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अल्कोहल बन गया। यही दिया है क्या, यही दिया होगा, देखो भाई H2O ROH अल्कोहल। अब इन्होंने OH नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, H2O क्यों लिखा है, क्योंकि OH नेगेटिव जो होता है वाटर में फ्री नहीं होता, NaOH में फ्री होता है, NaOH में फ्री होता है, इस वजह से। बहुत बढ़िया जी। अगला देख लेते हैं, NH3 RNH2 RRNH। तो आप RX की रिएक्शन NH3 से करा रहे हो, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिख लो, HNH2, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या करिए, नेगेटिव वाले को X हटा के लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, RNH2, आपका अमीन बन गया। ठीक भाई। अगला RX प्लस में क्या, RNH2 से रिएक्शन कराइए। इसको कैसे लिख लीजिए भाई, आपके ऊपर है वो, तो आप कैसे लिखेंगे, तो H हटा दीजिए, NH बचा, R डैश बचा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव जाके X की जगह लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, R। ये सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, NH R डैश, सिंपल। इस तरीके से आपको पूरी टेबल जो है वो याद होनी चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, लास्ट वाले RCOOH LiLH4 एंड RM। RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, इसको आप RX से रिएक्ट करा रहे हो, तो इस पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इस X की जगह लग जाएगा, तो RCOO, इस पे मान लीजिए डैश लगा देता हूं, है ना, तो ये आ गया किसकी जगह, इस X की जगह आ गई, है ना, इस पे क्या है आपका डैश है, ये बन जाएगा। अगला LiAlH4, RX की रिएक्शन LiAlH4 क्या देता है, ये H नेगेटिव देता है, तो H नेगेटिव क्या करेगा, X की जगह लग जाएगा, RH बन जाएगा, प्लस में आपका X जो है वो आगे चला जाएगा। बढ़िया। अगला RX किससे, R डैश M से, मेटल का कोई है ना, तो क्या करेगा, ये R पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, तो ये R नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस X को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, R, मान लीजिए इसका डैश है, R डैश आपका बन जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो आपको ये याद होनी चाहिए टेबल, ये टेबल जो है आपको ये याद होनी ही चाहिए, आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको फायदा होगा। बढ़ जाते हैं आगे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बताती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बताती है, ये बताती है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, टेंडेंसी बताती है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया जी। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर, इसको हम पॉइंट पे पढ़ेंगे, ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करना, आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया जी। अगला पॉइंट नंबर 1, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। बहुत बढ़िया। जिस न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है और अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल वाले पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो नेगेटिव वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे OH नेगेटिव और H2O, OH नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, राइट। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं है, इसकी चार्ज डेंसिटी लेस है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, मोर है, राइट। बहुत बढ़िया। तो OH नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन H2O। अच्छा, HS और H2S में HS इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन H2S। NH2 और NH3 में NH2 नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन NH3, और RO नेगेटिव और ROH में RO नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ROH। ये हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, आई होप आप सभी को याद होगा।
चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अगले पे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ डोनर एटम इज सेम और बिलोंग टू द सेम पीरियड, देन लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट एंड इंक्रीजेस इन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। बहुत बढ़िया। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट हमने पढ़ा था और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट हमने पढ़ा था। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट में या तो हाइड्रोलिसिस या सोल्वोलिसिस होता है, ये ध्यान रखना है भाई। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये नहीं होता। अगर होता है तो कैटायन का होता है, एनायन का नहीं होता। एनायन की वो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसमें एनायन की चार्ज डेंसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऐसा सा समझ सकते हैं भाई, मोटा मोटा। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं भाई इसको देख के। तो पहले मैं 1 बाय 1 हर तरीके से बात करूंगा। पहले मैंने बोला डोनर एटम इज सेम और बिलोंग टू सेम पीरियड, एक ही पीरियड वालों को कंपेयर कर रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी किसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और इंक्रीज करेगी किसमें? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। ठीक है जी। तो मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा हूं कि होगी क्या अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। देखो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज का साइन है। सबसे कम F नेगेटिव की और सबसे ज्यादा CH3 नेगेटिव की। अच्छा ये क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा साइज, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन पे चार्ज किस पे है? इस पे फ्लोरीन पे है, इस पे ऑक्सीजन पे है, इस पे नाइट्रोजन पे और इस पे कार्बन पे। तो आप साइज देखोगे तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो फ्लोरीन का सबसे कम, कार्बन का सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया। चार्ज डेंसिटी, अगर इन सब पे मैं एक एक नेगेटिव चार्ज दे दूं तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो चार्ज डेंसिटी अगर मैं देखूं तो वो होती है चार्ज अपॉन साइज। तो जिसका साइज आपका कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे कम साइज किसका? फ्लोरीन का। तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा, क्योंकि सब पे क्या है? -1 चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे अब सोल्वेशन की बात करते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोल्वोलिसिस कराता है, तो सोल्वोलिसिस कराएगा। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो उसका सोल्वोलिसिस सबसे ज्यादा होगा, और जिसका सोल्वोलिसिस सबसे ज्यादा होगा उसका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे कम मोबिलिटी किसकी होगी? इसकी। अच्छा, सोल्वोलिसिस सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। तो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी। तो मोबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? मोबिलिटी भी तो इसी की होगी, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा बढ़ गया। तो जिसका साइज बढ़ गया, मोबिलिटी कम होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? कम, अटैक ही नहीं कर पाएगा। राइट। तो अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। इसीलिए ये वाला ऑर्डर आया है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है जी। पॉइंट नंबर अगला, इसमें इतना ही था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है भाई? इसमें सोल्वोलिसिस नहीं होता। इसमें क्या होता है? एनायन की चार्ज डेंसिटी बढ़ाई जाती है। तो क्या होगा भाई? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मैंने क्या बात की थी? देखो जी, देखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो यहां पे भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, मतलब उल्टी है। राइट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बढ़ेगी। बहुत बढ़िया जी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, F की सबसे ज्यादा, OH की, फिर NH2 की, फिर CH3 की। बढ़िया जी। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे है, फ्लोरीन पे है। ठीक है। तो हो क्या रहा है? चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी थी? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, जो हमने अभी पढ़ा था। और यहां सोल्वोलिसिस होता नहीं है तो साइज बढ़ेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? उसकी बात ही नहीं आई। राइट। तो आप देखोगे चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा अटैक करेगा। राइट। क्योंकि सोल्वोलिसिस नहीं हो रहा। तो सबसे ज्यादा अटैक करने कौन जाएगा? F नेगेटिव, फिर कौन जाएगा? OH नेगेटिव, फिर कौन जाएगा? NH2 नेगेटिव, फिर कौन जाएगा? CH3 नेगेटिव। राइट।
और ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये रिपल्शन की वजह से चार्ज डेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और इसकी चार्ज डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो क्या होगा भाई, उससे उसकी वजह से ये और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, आपका F नेगेटिव, और सबसे कम कौन है, आपका CH3 नेगेटिव। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला, अब मैं जा रहा हूं, पहले गए थे लेफ्ट टू राइट, अब मैं जा रहा हूं टॉप टू बॉटम। राइट, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया, एंड डिक्रीजेस इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, उसमें क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, तो किसकी बात कर रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ऑर्डर ये होएगा, ये फाइनल ऑर्डर होगा मेरा। अब ऐसा क्यों होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले साइज की बात करी, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आई का, फिर Br का, फिर Cl का, फिर F का। बढ़िया, फिर उसके बाद कर रहा हूं चार्ज डेंसिटी की बात, तो जिसका साइज बढ़ा उसकी चार्ज डेंसिटी कम, तो सबसे कम चार्ज डेंसिटी किसकी होगी भाई, सबसे कम चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, सबसे कम चार्ज डेंसिटी होगी जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। यहां पे आएगा आपका Cl। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी F नेगेटिव की, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की। अच्छा, अब क्या होगा, सोल्वेशन होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो सोल्वेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में F नेगेटिव की सोल्वेशन सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा सोल्वेशन किसका होगा, F का, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। और यहां पे सबसे छोटा साइज किसका आ गया, आई नेगेटिव का, उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ध्यान रखिएगा सोल्वोलिसिस नहीं होता। ठीक, बहुत बढ़िया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की मैं बात कर रहा हूं, पहले क्या ऑर्डर आने वाला है भाई, मैंने क्या बताया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिक्रीज करती है। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, F नेगेटिव की, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये हमारा फाइनल ऑर्डर आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बात की साइज की, तो F आया, फिर Cl आया, फिर Br आया, फिर I आया, ये तो आया साइज का ऑर्डर, है ना, बहुत बढ़िया। फिर आया चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर, वो भी F नेगेटिव की, फिर Cl नेगेटिव की, फिर Br नेगेटिव की, फिर I नेगेटिव की। ऐसा ही होगा, है ना, बहुत बढ़िया। और इसमें सोल्वोलिसिस नहीं होता, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कौन आ गया भाई, F नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Br, फिर I। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। अगला भाई, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है, इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम present adjacent to nucleophilic atom then it will become more nucleophilic। देखिए, इसमें NH3 है, इसमें NH2 है, इसमें एक पे ही लोन पेयर है और इसमें दो पे लोन पेयर है। अब इसमें दो पे लोन पेयर होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो ये या तो इस नाइट्रोजन से देगा या इस नाइट्रोजन से, ये इसको आगे को फेंकेगा रिपल्शन की वजह से, ये इसको। तो कोई भी एक बंदा जाग के दूसरे के पास जाना चाहेगा और स्टेबल होना चाहेगा, तो ये H+ बहुत जल्दी पकड़ेगा और क्या बना लेगा, NH3NH2। इससे क्या होगा, इसका रिपल्शन जो नाइट्रोजन के लोन पेयर का था दूसरे नाइट्रोजन से वो कम हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर गई, बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ गई तो क्या हुआ भाई, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हुआ कंपेयर टू इसके। अच्छा, अगले वाले में देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, दो ऑक्सीजन है, दोनों पे एडजेसेंट एटम पे क्या है, लोन पेयर है। इसमें नहीं है ऐसा, तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, आपका H2O2 ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 5
पॉइंट नंबर 5वां कह रहा है भाई, कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर मैं बात करूं CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव और CH3CH3CH3O नेगेटिव, तो ये वाला जो स्मॉलर है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। सेम ही तो चल रहा है, जो छोटा है वो ज्यादा मूव करेगा, वो जल्दी जाएगा अटैक करने कार्बन पे, राइट। और जो बड़ा है वो बेस का काम करेगा, ये ध्यान रखना भाई, वो कार्बन पे अटैक करने नहीं जाएगा, ये अटैक करने जाएगा किस पे, हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखना है भाई, ये वाला किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कुछ, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला पॉइंट, 3 डिग्री अल्काइल हाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हाइड है और 2 डिग्री अल्काइल हाइड है। उसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा अगर मैं उसमें न्यूक्लियोफाइल करा डालता हूं तो अगर 3 डिग्री अल्काइल हाइड है तो उसमें कार्बोकेटायन अच्छा बनेगा, कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। तो ये कौन से मैकेनिज्म को प्रेफर करेगा, SN1 को। SN2 को प्रेफर नहीं करेगा, SN2 को प्रेफर नहीं करेगा। अगला, 1 डिग्री अल्काइल हाइड है तो स्मॉलर है, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा। तो यहां पे कौन सा प्रेफर होगा, SN2 प्रेफर होगा। यहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, वहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था, यहां पे नहीं बनेगा। तो ये किसको प्रेफर करेगा, SN2 को। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। अब 2 डिग्री में थोड़ा सा इशू आता है कि 2 डिग्री SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके न्यूक्लियोफाइल पे और सोलवेंट पे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर OH नेगेटिव होगा, नेगेटिवली चार्ज है, तो किसको फॉलो करेगा, SN2 को। और OH नेगेटिव की जगह अगर H2O है, न्यूट्रल है, चार्ज डेंसिटी कम है, वीक है, तो किसको फॉलो करेगा, SN1 को फॉलो करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ जाते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, अगर रिएक्शन में लुईस एसिड यूज हुआ है तो वो SN1 को प्रिफर करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। और अगर रिएक्शन में सोल्वोलिसिस हो रहा है तो भी क्या होगा, SN1 को प्रिफर करेगा। सोल्वोलिसिस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। सोल्वोलिसिस किस में हो रहा था, वैसे भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रहा था, तो वो किसको करा रहा था, SN1 को करा रहा था। बढ़ जाते हैं भाई आगे। बहुत बढ़िया जी, ये कुछ एग्जांपल है, जल्दी से आप करिए, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, ठीक है जी। टाइमर लगा रहा हूं, मोर, और ये लगा आपका टाइमर स्टार्ट। जल्दी से इसको करिए, आप बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। हो गया जी, हो गया। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आपका टाइम हो गया। तो अभी मैंने बताया था कि कैसे गैस करना है, अगर आपने वही तरीका लगाया होगा तो आपका काम हो जाएगा। इसमें एक्वस KOH दिया है, यानी K पॉजिटिव, और OH नेगेटिव दिया है। और OH नेगेटिव के केस में मैंने क्या बोला था, आपका SN2 होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या करेगा, ये OH नेगेटिव जाएगा, प्रोडक्ट सेम ही बनाना है भाई। OH नेगेटिव जाएगा, बैक साइड अटैक करेगा, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, ठीक। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
कभी 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 अगर वो ऐसे देता है, ये अबव द प्लेन देता है, OH नेगेटिव जाएगा, तो आपका क्या बना के आना है भाई, आपको बना के तो नहीं, ऑप्शन देता है वो जनरली, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ना, अबव है तो बिलो जाएगा। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, CBSE में इस तरीके के सवाल वो कम पूछता ही नहीं, ना के बराबर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला 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 H2O है, सोल्वोलिसिस है। सोल्वोलिसिस किस में होता है भाई, सिंपल SN1 में होता है, तो SN1 से जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, SN1 में क्या होती है, कार्बोकेटायन बनती है। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है भाई, ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, स्टेबल है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, तो क्या करेगा, पानी जाके अटैक करेगा भाई, पानी जाके अटैक करेगा, OH दे देगा, अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला भाई एलिमिनेशन, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा भाई, SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह के, एलिमिनेशन के दो तरह के मैकेनिज्म है भाई आपके, E1 है, E2 है, और भी हैं जैसे कि EI है, E1C भी है, और E2 में E2A है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। ये थोड़े मैकेनिज्म है, इनके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम जनरली बात नहीं करेंगे भाई, ये नहीं है आपके सिलेबस में, NCERT में नहीं है, बेसिकली JEE में आ जाता है, NCERT में नहीं है। ठीक है भाई, बढ़िया। अब देख लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इस E1 की। तो पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, E1 मैकेनिज्म की। होगा किसमें बात कर रहा हूं मैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बात कर रहा हूं, जनरली यहीं से आएगा आपका सवाल। रिएजेंट क्या क्या यूज होंगे भाई इसमें, रिएजेंट यूज होंगे आपके H पॉजिटिव के साथ या तो हीट दे दे। अच्छा, एलिमिनेशन कब होगा और सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब कराना है और सब्स्टिट्यूशन कब कराना। अगर सिंपल न्यूक्लियोफाइल दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन कराना, अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ टेम्परेचर दे रखा है तो एलिमिनेशन कराना भाई, तो एलिमिनेशन कराना। अगर यहां पे स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन कराना भाई, अगर बल्कि दे रखा है तो क्या कराना भाई, एलिमिनेशन कराना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये हाई टेम्परेचर पे हो गया। अब देखो इसमें H+ के साथ हीट दे रखा है, क्या होगा, एलिमिनेशन। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट दे रखा है, क्या होगा, एलिमिनेशन। कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ हीट दे रखा है, क्या होगा, एलिमिनेशन। सिंपल। ये भी H+ देगा, इसमें तो दे ही रखा है H+, ये भी H+ देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं भाई, आपको अल्कोहल में कराना है, तो OH जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उसको बनाना पड़ता है अच्छा लिविंग ग्रुप। तो क्या करेगा, पहले ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव से अटैक कर लेगा, H पॉजिटिव के पास जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, आपको क्या दे देगा, RCH2OH2। ये OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब ये OH2 निकल जाएगा, आपका क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो करानी है, अगर नहीं हो रही, रीअरेंज होके स्टेबल कार्बोकेटायन, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल रहा, तो रीअरेंजमेंट नहीं करनी, और यहां पे पॉसिबल है। ठीक भाई। अब इस R में क्या होगा, इस R में और भी कार्बन होंगे ना, ऐसे लिख लेता हूं मैं। अब इसका जो हाइड्रोजन है, अब इसका जो हाइड्रोजन है भाई, वो लेके भागेगा, वो निकलेगा आपका, क्या करेगा भाई, वो यहां पे अपने H+ छोड़ के जाएगा, जो बेस होगा वो H+ लेके भागेगा, तो क्या बन जाएगा भाई आपका, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। यही बनाया ना हमने, देखो यही बनाया, इसका H निकला है। पर जो अल्कीन बना है वो वाला अल्कीन बनेगा जो स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और मोस्ट स्टेबल में कैसे जज करता हूं, या तो अल्फा हाइड्रोजन से जज कर लो या मोर सब्स्टिट्यूटेड से जज कर लो, एक ही बात है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन से जज कर लो या मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन से जज कर लो, पर स्टेबल अल्कीन बनाना है, राइट भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ जाते हैं आगे, अगले पे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्या कह रहा है, अब इसमें देखना है इसमें क्या बनाना है भाई। ये दिया है आपको अल्कोहल, H+ दिया है, H+ क्या करेगा, इसके पास जाएगा, है ना, रिएक्ट करा तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा। अब
OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं था, OH2 तो अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्या करेगा भाई, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, राइट। अब ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जी हाँ, इस हाइड्रोजन से भी पॉसिबल है, इस हाइड्रोजन से भी पॉसिबल है। तो जैसे ही मैं हाइड्राइड शिफ्ट इधर से करूंगा तो मेरा क्या कर जाएगा भाई, बना देता हूं भाई मैं, अगर इस हाइड्रोजन से कराता हूं, इसको पहला पाथ बोल रहा हूं भाई, इस हाइड्रोजन से कराऊंगा तो क्या बनेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, और अगर उस हाइड्रोजन से करूंगा मैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री तो ऑलरेडी था, 1 डिग्री नहीं बनना चाहेगा तो ये वाला तो नहीं होगा। पर ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है 2 डिग्री से तो ये वाला होगा, यानी कि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कराना है, लिखा था ना रीअरेंज कराना भाई अगर हो तो यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने इस हाइड्रोजन का पहले रीअरेंजमेंट करा दिया, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर हीट दे रखी है, अब अगर हीट दे रखी है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल देगा बीटा का, किसका, हाइड्रोजन बीटा का, पॉजिटिव चार्ज इस पे उसको बोलूंगा अल्फा, उसके साथ वाले कार्बन को बोलूंगा बीटा, राइट। अब इस पे देखो कौन कौन से हाइड्रोजन हैं, इस पे हाइड्रोजन है एक ये वाला, इस पे हाइड्रोजन है एक ये वाला, और इस पे हाइड्रोजन है एक ये वाला, है ना। तो अब क्या करो भाई, तीनों से निकाल के दिखा दो, जहां से सबसे स्टेबल बनेगा वहां से बनाना है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकालता हूं तो सबसे स्टेबल बनेगा कैसे, इस पे कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। अगर मैं इधर से निकालता तो प्रोडक्ट बनता ये दोनों हाइड्रोजन सेम ही होते, है ना। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसके 2 इसके, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल बना आपका, ये वाला ज्यादा स्टेबल बना, ये वाला कैसा बनेगा आपका, ये माइनर बन जाएगा, और ये कैसा बनेगा आपका, मेजर बन जाएगा। और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड भी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को सेटजब प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सेटजब प्रोडक्ट भी बोलते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड को हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बढ़ जाते हैं आगे, आगे बढ़ जाते हैं भाई। हीटिंग ऑफ आरएक्स इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट को मैं अल्काइल, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में मैं अल्काइल हलाइड से क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, अल्काइल हाइड को हीट कर रहा हूं, ये अल्काइल हाइड है, पोलर प्रोटिक यानी H2O है, और हीट कर दिया। तो अगर कुछ और नहीं दे रखा तो यही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा भाई, जैसे ही हीट करा, क्या ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो किससे जाएगा, SN1 से जाएगा, है ना, ऐसा ही तो होना चाहिए, यानी कार्बोकैटायन तो बनना ही चाहिए, तो कार्बोकैटायन बना दिया। और हीट दे रखा मतलब एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन होने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन कौन से, ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तो ये दोनों बीटा तो सेम ही है, तो एक बीटा, इस वाले बीटा से ये बन गया, ये 1 मान लेते हैं तो ये 1 बन गया, और इस वाले बीटा से दूसरे से ये वाला बन गया, ये 2 मान लेते, राइट। अब बताना है मेजर कौन सा माइनर कौन सा, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 इस पे, ठीक है, 2 इस पे और 2 इस पे, 3 2 5 और 2 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा इस पे देखो भाई, 2 इस पे और 2 इस पे, कितनी हो गई, 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, ये कैसा बनेगा मेजर, ये कैसा बनेगा माइनर। अगर एलिमिनेशन करा रहे हो तो ये क्या था, एलिमिनेशन, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पर पॉसिबिलिटी सब्स्टिट्यूशन की भी है, कुछ सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, तो क्या होगा भाई, ये जो Br है ये H2O इस पे अटैक करके आपका अल्कोहल दे देगा, तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट आपके बनेंगे, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये भी किससे जाएगा, ये भी SN1 से, यहां एलिमिनेशन हो रहा है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है भाई। क्या होगा, पहले पहले कार्बोकैटायन बना होगा, अब ये H2O का OH, O नेगेटिव, O पे जो लोन पेयर है वो जाके अटैक करेगा और OH बन जाएगा, OH आके लग जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। क्या रीअरेंजमेंट हो रहा था इसमें, नहीं हो रहा था, तो यहीं पे आएगा ना OH। बढ़ जाते हैं भैया आगे, E2 रिएक्शन की बात कर रहा हूं भाई, E2 रिएक्शन,
E2 रिएक्शन की बात कर रहा हूं। E1 हो गया हमारा, अभी बात की ना हमने E1। अगले वाले हमेशा ये देखो E1 की बात की थी, अल्कोहल में बात की थी E1 की। E1 रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, राइट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? E2 की बात कर रहे हैं, E2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। रिएजेंट क्या लूंगा भाई मैं? यहां पे रिएजेंट लूंगा मैं जैसे कि अल्कोहलिक KOH, ठीक, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, या फिर अल्कोहलिक KOH लिखा है तो अल्कोहल के साथ KOH, इस तरीके से भी वो लिख सकता है, ठीक भाई। अब दूसरी चीज भाई, अगर आपका जो ये बेस है, ये बेस की तरह काम करेंगे भाई। ये क्या है? बेस की तरह काम करेंगे, बेस की तरह। अब आपको एलिमिनेशन अगर करा रहे हो आप, एलिमिनेशन अगर करा रहे हो आप, देखो जी, एक है एक्वस KOH, एक है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराएगा, ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कब सब्स्टिट्यूशन होगा कब एलिमिनेशन? उसके बारे में हमने जस्ट अभी बात की थी। सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल दे रखा होगा, और एलिमिनेशन में न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या दे रखा होगा आपको? हीट भी दे रखा होगा। ऐसी सी बात की थी, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, जो जहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में फर्क समझ आएगा भाई, जो एलिमिनेशन होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज डेंसिटी हाई होती है, चार्ज डेंसिटी हाई होती है, जैसे कि वो सेकंड पीरियड का होगा जनरली सेकंड, और उसके साथ टेम्परेचर दे दिया तो सोने पे सुहागा। अगर टेम्परेचर नहीं दे रहा तो वो उसकी पोलैरिटी बढ़ा रहा होगा, कोई सॉल्वेंट उसकी पोलैरिटी बढ़ा रहा होगा, जैसे कि अल्कोहल। KOH क्या है? KOH में O नेगेटिव सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन, और इसके साथ अल्कोहल दे दिया तो इसकी पोलैरिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। यहां पे अगर अल्कोहल KOH दे रखा है तो क्या कर रहा है? एलिमिनेशन करा रहा है। अगर सिर्फ एक्वस KOH दूं तो क्या है? आपका सब्स्टिट्यूशन कराना भाई आप। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, बढ़ जाते हैं आगे 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 आगे। दूसरी चीज ज्यादा फंसाऊंगा नहीं चीजें। अगर बल्कि दे रखी हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो एलिमिनेशन कराना, अगर स्मॉल है तो सब्स्टिट्यूशन कराना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे कि RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऊपर तो लिखा नहीं पर इसके साथ जनरली वो हीट देगा एलिमिनेशन के लिए, और सिंपल RO नेगेटिव दे रहा है तो आप क्या कराना भाई? सब्स्टिट्यूशन कराना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। तो ये जो दिया है इसके साथ हीट भी होगी, ठीक भाई, बढ़िया। अब देखते हैं भाई क्या दिया है? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? E2 एलिमिनेशन कराएगा, सिंपल सी बात है। तो ये Br है। एलिमिनेशन में बेसिकली क्या करना है? जो नेगेटिव पार्ट है उसको अल्फा मानना है, उसके कार्बन को, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा मानना है, और बीटा के हाइड्रोजन को चुरा के ले जाना है। तो हाइड्रोजन क्या जाएगा? बीटा का जाएगा, और नेगेटिव पार्ट किसका जाएगा? अल्फा का जाएगा, राइट। नेगेटिव जैसे कि Br। तो क्या होगा भाई इसमें? ये दिया है आपको, थोड़ा सा अच्छे से, ये दिया है आपको, तो हाइड्रोजन यहां का और हाइड्रोजन यहां का, यही है बीटा। तो या तो ये HBr ले जाए, या ये वाला H और ये वाला Br ले जाए, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक ये और एक ये बन जाएगा आपका। और जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो उसको बनाना, तो ये डबल बॉन्ड कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। अगर क्या है, ये जो आपने बेस ले रखा था ये स्मॉल है, तो आप कौन सा बनाना भाई? ये वाला बनाना। अगर लार्ज बेस हो तो ये वाला बनाना। मैंने ये बताया था भाई, मैंने ये बताया था। सेटजफ इसको कहते हैं, सेटजफ प्रोडक्ट। ये कब बनेगा भाई? जब आपका बेस स्मॉल होगा, और लार्ज बेस होगा तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका? हो, ये मेजर तब बनेगा, अदरवाइज यही वाला मेजर बना के आना। आप इसी पे खेलना, राइट। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। ये दो प्रोडक्ट बनाया अभी हमने, अभी बनाए ना ये दोनों,
एक ये बनाया, एक ये बनाया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 3, 3 6 और 3 9, 9 हो गई अल्फा हाइड्रोजन इसकी, है ना। और इसकी अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई? इसकी अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ एक। डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस पे कितनी हो गई? एक। तो मेजर कौन सा बनेगा आपका? ये, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, अगले पे बढ़ जाते हैं भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज, जब आप एलिमिनेशन करा रहे हो, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा, ठीक। और जनरली वो कौन सा होता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है, राइट। और उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? सैडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। पर क्या कभी हॉफमैन बनता ही नहीं? हॉफमैन कभी मेजर में बनेगा ही नहीं। मैंने अभी बताया था हॉफमैन तब मेजर में बनेगा जब आपका बल्कि बेस ले रखा हो, जैसे टर्शरी ब्यूटोक्साइड। इसके साथ आपका क्या बनेगा? अगर एलिमिनेशन करा रहे हो तो इसके साथ आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी चीज, एलिमिनेशन में रीअरेंजमेंट मत कराना, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, नो रीअरेंजमेंट कब? जब E2 करा रहे। मोर स्टेबल अल्कीन आपका बनेगा E2 के केस में, ठीक। और तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक। जितना ज्यादा स्टेबल आपका अल्कीन बनेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सिंपल, प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, क्या रीअरेंजमेंट कभी पॉसिबल है? जी हाँ, E1 में पॉसिबल है क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन पहले बनता है। E2 में पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। मैंने बात भी की थी कि जब बल्कि होगा बेस तब क्या होगा? व्हेन बल्कि बेस इज प्रेजेंट। तो सेम में मैंने क्या लिया था? अल्कोहलिक KOH लिया था, अभी लिया था अल्कोहलिक KOH, वो भी एलिमिनेशन कराता है। तो मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया था? मेजर। ये प्रोडक्ट मेजर बनाया था। और जब मैंने टर्शरी ब्यूटोक्साइड लिया तो मैंने प्रोडक्ट क्या बनाया? मेजर। ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनाया। ये कैसा प्रोडक्ट है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों हुआ? ये जो बहुत बल्कि है ना, ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में इस हाइड्रोजन को चुनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस हाइड्रोजन पे क्या है? लेस हिंड्रेंस है। और इस हाइड्रोजन पे क्या है? मोर हिंड्रेंस है। और ये खुद बल्कि है तो ये उसके पास जाना चाहेगा जिसकी हाइड्रोजन की हिंड्रेंस क्या है? कम है। बेस क्या? बेस को क्या पसंद है? हाइड्रोजन। बेबी को बेस नहीं पसंद, बेस को हाइड्रोजन पसंद है भाई, ठीक जी। तो ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। और जैसे ये हाइड्रोजन लेके जाएगा आपका साइमल्टेनियसली Br भी निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? ये वाला मेजर बनेगा। ये वाला अगर बना तो माइनर बनेगा, राइट। ये यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पर ये अल्कोहलिक KOH हुआ तो OH नेगेटिव क्या है? स्मॉल है। और स्मॉल है तो वो कौन सा प्रोडक्ट लेके आएगा? ये वो प्रोडक्ट लेके आएगा जहां से अल्कीन यानी प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली दिस अल्कीन के। तो इसके केस में मेजर क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। और माइनर कौन सा बनेगा आपका? ये वाला बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला भाई, नेक्स्ट इज E2A, एनायन लाइक कैरेक्टर अगर आ रहा है तो मान लो कि आपका जो लीविंग ग्रुप है, ऐसे R के साथ लीविंग ग्रुप लगा हुआ ना, आप कह रहे हो अभी तो हलाइड लगा था, आप लिविंग ग्रुप की बात करने लगे। ये जो Cl है ये निकल रहा है ना, तो ये क्या है? लिविंग ग्रुप। सिंपल सी बात है। और लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही हमारा फायदा होगा, उतना ही वो निकलना चाहेगा। सिंपल सी बात है। लिविंग ग्रुप मतलब जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा निकलेगा। अब निकलेगा, ये स्टेबिलिटी लिविंग ग्रुप की कब से देखने लग गए भाई हम। तो मान लो Cl नेगेटिव था, Br नेगेटिव था, I नेगेटिव था और F नेगेटिव था। अब पहले क्या निकल रहा था? Br था तो Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा था, Cl था तो Cl नेगेटिव की, I था तो I नेगेटिव की, राइट। तो हमने देखा भाई जो I नेगेटिव था वो सबसे बड़ा था,
तो वो निकलने के बाद उसका साइज इतना बड़ा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, निकलने के बाद इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप है। वहीं पर अगर मैं F नेगेटिव की बात करूं तो उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, निकलने के बाद छेड़खानी करेगा ही करेगा, तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। बस यही समझाना था जी आपको, यानी ये निकलना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज, CF बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, CI, CBr और CCl ये वाले बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली वीक है, क्योंकि ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो CF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये तब भी नहीं निकलना चाहेगा। तो पहले कौन निकलना चाहेगा? अगर मैं देखूं हाइड्रोजन और F में पहले तो जनरली क्या होता है, दोनों एक साथ निकलते थे। अब क्या होगा, ये KOH तो H ले जाएगा, ये बाद में निकलेगा, तो एनायन लाइक कैरेक्टर आ जाएगा आपका। समझते 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 यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन है, बीटा का हाइड्रोजन जाता है ना। अब ये वाला H तो लेके जाएगा कौन, ये OH नेगेटिव, क्योंकि इसको तो बेस पसंद है, सॉरी बेस को हाइड्रोजन पसंद है, तो OH नेगेटिव हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ऐसा, या फिर कैसा बन जाएगा, ऐसा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब पॉइंट ये आता है, मैंने F क्यों नहीं निकाला साथ के साथ, क्योंकि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन वाला थोड़ा क्या था, कंपैरेटिवली वीक था, वो लेके भी जाना चाहता था। अब दूसरे केस में ये बाद में निकलेगा भाई, ये बाद में निकलेगा, तो या तो ये वाला, या तो ये वाली सिचुएशन बनाऊं मैं, या ये वाली सिचुएशन बनाऊं। तो आप मुझे बताओ एनायन किस पे स्टेबल है, एनायन 1 डिग्री स्टेबल होता है, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ऊपर वाला स्टेबल होगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये कौन से पाथ से जाना चाहेगा, ये वाला बनाएगा। तो जब भी आपका वीक लीविंग ग्रुप हो, वीक लीविंग ग्रुप हो, वीक लीविंग ग्रुप हो, तो क्या करिए भाई, होफमैन प्रोडक्ट बनाइए, होफमैन प्रोडक्ट बनाइए। ये क्या है होफमैन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होता आपका सेटजफ। ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, मोर स्टेबल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो जब भी मैंने क्या बताया, होफमैन प्रोडक्ट किस किस केस में बनेगा, होफमैन प्रोडक्ट या लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट किस केस में बनेगा भाई, जब आपका बेस बल्कि हो, जैसे कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, जब आपका लीविंग ग्रुप वीक हो, जैसे कि F। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। अगला भाई, अगला पॉइंट नंबर 4, आपका अगला मैकेनिज्म E1CB। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है। कैसे होता है भाई, इसमें भी हाइड्रोजन जो होता है आपका वो एसिडिक होता है, हाइड्रोजन अच्छा खासा एसिडिक होता है, और हाइड्रोजन पहले निकलता है, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H+, तो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जैसे ही बचता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस पड़ी होती है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका कॉन्जुगेट बेस पहले बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस पहले बनेगा तो आपका मैकेनिज्म कौन सा जाएगा, E1C। बहुत बढ़िया। तो ये कब होता है, जब व्हेन बीटा कार्बन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्या बोल रहा हूं, रेजोनेंस। चलिए देखते हैं। ये है आपका, ठीक, मैंने बेस डाला तो बेस को क्या पसंद है, हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन लेके जाएगा। देखो भाई, बेस हाइड्रोजन लेके जाएगा, कौन सा लेके जाएगा, बीटा का हाइड्रोजन। तो जिसपे नेगेटिव चार्ज पड़ा है, जिसपे लीविंग ग्रुप पड़ा है वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा। राइट, अब बीटा में वो हाइड्रोजन लेके जाएगा जो एसिडिक होगा। राइट, तो हाइड्रोजन एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकाला। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल के देख लीजिए, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी रेजोनेंस नहीं है, भले से ये 1 डिग्री हो, तो ये वाला नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला।
और ये वाला नेगेटिव चार्ज फर्दर क्या करेगा, इस Br को लेके भाग जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, या तो डबल बॉन्ड इधर आए या डबल बॉन्ड इधर आए, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड कम स्टेबल बनेगा। और दूसरी चीज, ये रेजोनेंस में भी है, ये वाला रेजोनेंस में नहीं है, तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मोर स्टेबल बीटा कार्बो एनायन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। कैसे डिसाइड किया था अभी हमने, अब मैं फिर से बता देता हूं। ये लाइन का मतलब क्या है, CH3CO CH, एक तो ये बन सकता था, है ना, एक ये कार्बो एनायन बनता H निकल के, और एक आपका बनता ये क्या है 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है, यहां से तो लगेगा ये लेस स्टेबल था, बट ये क्या है रेजोनेंस में है, तो क्या होगा भाई, ये तो डीलोकलाइज्ड है, तो यही बनेगा, तो ये वाला मोर स्टेबल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला, अगर मुझे रेट लिखना पड़े, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े, अगर कोई E1 मैकेनिज्म से जा रहा है, E2 से जा रहा है, E2A से जा रहा है, E1CB से जा रहा है, ठीक है जी। तो अगर E1 से जा रहा है तो रेट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, राइट। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ Rx पे, तो रेट क्या होगा KRx⁻1। ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया गया है। E2 में रेट Rx और B, बेस, B मतलब बेस, और बेस क्या है, बेस को हाइड्रोजन पसंद है इसलिए नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है। रेट KRx⁻1 B⁻1। E2A जब होफमैन प्रोडक्ट बन रहा था उसमें भी सेम ही बनेगा भाई, होफमैन एनायन लाइक कैरेक्टर था ना, E2 ही है पर होफमैन प्रोडक्ट वाला, तो रेट KRx⁻1 B⁻1। और E1CB में क्या हो रहा है भाई, आपका पहले बन रहा है ये, एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से पहले बन रहा है ये, फिर ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस Br को रिमूव कराएगा। फर्स्ट स्टेप स्लो है, सॉरी फर्स्ट स्टेप फास्ट है क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फास्ट है। सेकंड स्टेप क्या है, स्लो है, तो स्लो स्टेप डिसाइड करेगा रेट, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यही इन्वॉल्व है, इस वजह से इसका रेट का ऑर्डर क्या आएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा, रेट के कार्बो एनायन, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसको बोल रहा हूं कंप्लीटली को कार्बो एनायन, है ना, या फिर कॉन्जुगेट बेस ऐसा बोल सकता हूं ना। तो यहां पे कुछ कुछ लोग लिखते हैं कॉन्जुगेट बेस, उस पे डिपेंड कर रहा है आपका ऑर्डर। तो रेट के कॉन्जुगेट बेस की पावर 1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे, अगर आपको रेट लिखना आ जाए तो, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं, रिएक्शन विद मेटल। कुछ नेम रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन, जब Rx लेंगे आप सोडियम ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए लिया गया है क्योंकि उसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। तो क्या करेगा भाई, Rx जो है वो आपस में जुड़ जाएगा, ऐसा समझ लो। अगर एक कार्बन लिया है तो 2 बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं CH3X लेता तो CH3 आपस में जुड़ जाता कुछ इस तरीके से, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको मिलते। तो ये क्या है आपकी वुड्स रिएक्शन। R जो है वो अल्काइल है, अराइल नहीं है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक में क्या होगा, Rx लिया, 2 अल्काइल हाइड है, 2 अलग अलग अल्काइल हाइड, यहां पे सेम अल्काइल हाइड था, Rx लिया और एक PHX लिया, उसमें सोडियम से रिएक्ट कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, R और PH आपके जुड़ गए, X निकल गया, X किस फॉर्म में निकल गया, NaX की फॉर्म में। कितने निकल गए, 2 निकल गए, राइट। यहां पे भी कितने निकल जाएंगे आपके, 2 निकल जाएंगे। बढ़ जाते हैं आगे, दिस इज योर वुड्स फिटिक रिएक्शन। आगे बढ़ जाते हैं भाई, फिटिक रिएक्शन। फिटिक में सिर्फ अराइल हलाइड लूंगा मैं, ये लिया अराइल हलाइड, 2 लिए मोल, Na से, Na की प्रेजेंस में हुआ है, Na से रिएक्शन हो रही है, ड्राई ईथर आपका क्या लिया है हमने, सोलवेंट लिया है,
क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बाइफिनाइल। राइट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, उल्मन रिएक्शन। अल्काइल हलाइड ही लिया है, सॉरी अराइल हलाइड लिया है, कॉपर, यहां पे सोडियम ना लेके मैंने क्या लिया है, कॉपर, आपको क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा। तो ये थी मेटल के साथ रिएक्शन। बढ़ जाते हैं आगे। अगला नेक्स्ट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसको जीआर से लिखूंगा भाई, ये होता है आर एम जी, आर पे नेगेटिव, एम जी पे 2 पॉजिटिव, एक्स पे नेगेटिव। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करता हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो आर एक्स लिया, एम जी लिया, डी मतलब ड्राई ईथर। तो ये एम जी क्या कर जाएगा, इस आर एक्स के बीच में सैंडविच कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई, सैंडविच कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, आर नेगेटिव, एम जी, एक्स नेगेटिव। और यहां पे क्या था, आप देखोगे आर और एक्स में हैलाइड जो था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखोगे इस आर पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो पोलैरिटी थी अल्काइल ग्रुप की वो चेंज हो गई। ऐसा कौन कर रहा है, ग्रिग्नार्ड कर रहा है। यही इसकी विशेषता है, यही इसकी खूबी है। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। तो आर नेगेटिव अब क्या कर सकता है, आर नेगेटिव कैन एक्ट एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। वो डिपेंड करेगा कि किस सबस्ट्रेट पे आप रिएक्ट करा रहे हो। राइट, बढ़ जाते हैं आगे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ग्रिग्नार्ड फास्ट बनेगा, अगेन आर आई में सबसे ज्यादा, फिर आरबीआर में, फिर आरसीएल में, फिर आरएफ में होगा रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, इन मॉइस्ट कंडीशन अल्केन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें पानी रख दिया तो आरएमजीएक्स क्या करेगा, उसका हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, अल्केन बन जाएगा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, आरएमजीएक्स को जब बना रहे होते हैं हम वहां पे कोई भी पानी, कुछ भी एक्वस जैसी चीज नहीं लेते, थोड़ा सा भी। ठीक भाई, बहुत पावरफुल है। पॉइंट नंबर 3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड हो। आरएमजीएक्स में आप देखोगे तो इसमें कार्बन है और ये मेटल है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। पॉइंट नंबर 4, ड्राई ईथर को क्यों ले रहा हूं, ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर है जी। ड्राई ईथर को क्यों ले रहा हूं, ड्राई ईथर को लेने का रीजन, ईथर क्या होता है, ROR। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती तो ग्रिग्नार्ड इससे रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए ज्यादातर रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की किसमें होगी, ड्राई ईथर में होगी। ऐसे किसी भी सॉल्वेंट में नहीं होगी जिसपे एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो आर नेगेटिव उस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा। समझ रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। दूर की गर्लफ्रेंड है उसकी। सो इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, ड्राई ईथर को इसीलिए यूज किया जाता है। बढ़ जाते हैं आगे। कुछ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, किसके,